सो हेलो, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और इस वीडियो के अंदर हम लोग पिछले वाले लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए थोड़ा सा टॉपिक चेंज करेंगे। और आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जैसे कि अगर एक से ज़्यादा पावर वाला या एक से ज़्यादा ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है तो उसका फंक्शनल हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस चीज़ को हमें यहाँ पे देखना है। इसके रिगार्डिंग हम लोग 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अगर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा है, मोर देन वन है, तो उसमें हम लोग फंक्शनल कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएंगे। यहाँ पे हमारे पास मोर देन वन इक्वेशंस बनती हैं और साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होता है। फिर हम देखेंगे कि हमारा अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा है, उस केस में हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डबल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आता है, डबल इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट आता है, और उसके लिए हम लोग 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ी सी वीडियो लेंदी होगी जैसा आप देख ही सकते हैं, बट हाँ एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। हम लोग 5, 3 और 3 मतलब टोटल हमारे पास 11 क्वेश्चन हम नियर अबाउट कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ कि एक फंक्शनल हमारे पास रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है अगर वो हायर ऑर्डर का है। तो उसके अंदर हमारे पास अगर कोई फंक्शनल है तो उसमें एक्स की टर्म भी होगी, वाई की भी होगी, वाई डैश की भी होगी, वाई डबल डैश की भी होगी, और nth तक कुछ भी हो सकती है। nth तक है मतलब ये nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है। अब हमारे पास क्योंकि ये डेरिवेटिव हमारे पास इस टाइप से आ रहा है तो इनका जो इंक्रीमेंट होगा वो भी एक फंक्शन ही होगा एक्स का, तो एच एक्स इंक्रीमेंट है। तो इंक्रीमेंट इन जे मतलब इस जे में इंक्रीमेंट कैसे दिखाएंगे, वाई को रिप्लेस करेंगे वाई प्लस एच से, जैसे मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर रखा है, देखो डेल्टा जी एच इज इक्वल टू जे वाई एक्स प्लस एच एक्स, और इसमें से हम लोग जे वाई एक्स को माइनस कर देंगे। तो डेल्टा जे एच की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, देखो वाई प्लस एच एक्स का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पे वाई प्लस एच लिखेंगे, वाई वन की जगह पे वाई वन प्लस एच वन लिखेंगे, वाई टू की जगह पर वाई टू प्लस एच टू लिखेंगे, एंड सो ऑन। जे वाई एक्स तो एज इट इज़ ये फंक्शनल रहेगा, वो एज इट इज़ लिख दिया। अब हम लोग टेलर एक्सपेंशन का यूज़ करते हैं, और टेलर एक्सपेंशन का जब हम यूज़ करते हैं तो देखो कैसे यूज़ करेंगे इसको देखना। डेल्टा जी एच की वैल्यू कितनी होगी, जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा यूजिंग टेलर एक्सपेंशन, तो देखो एफ वाई वन एफ वाई टू ये सब टर्म्स तो आएंगी। साथ में जो इंक्रीमेंट होता है वो आगे आ जाता है, और इस एफ का वाई के रेस्पेक्ट में पहले पार्शियल डेरिवेटिव होगा, फिर एच वन लिखेंगे, और फिर वाई वन का पार्शियल डेरिवेटिव होगा वाई वन के रेस्पेक्ट में एफ का। ये हमारे पास पहली टर्म आएगी। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम 1/2 फैक्टोरियल लगाएंगे, फिर इन सबका स्क्वायर भी करेंगे, एच स्क्वायर वाली टर्म भी आती है, ठीक है, फिर एच क्यू वाली टर्म आती है, एंड सो ऑन। करते करते आप देखिए जैसे लास्ट में हमारे पास जो ये वाली टर्म है वो एज इट इज़ यहाँ पे लिखी गई। तो हमारी फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव की है नेगेटिव की है। देन हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, देन हमारे पास ये टर्म बचेगी एज इट इज़, एच वन वाली टर्म बचेगी एज इट इज़, फैक्टोरियल्स वाली टर्म बचेंगी जो हम यहाँ पे लिखेंगे, एंड सो ऑन। इसके बाद हम लोग एच डेल एफ बाई डेल वाई को एज इट इज़ लिखेंगे। देखो हर पावर में आप एच देख रहे हो कॉमन है, देखो यहाँ भी एच है, यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी एच होंगे, तो सब में हमने एच को दिखा दिया पहले, एच स्क्वायर एच। अब जिन टर्म्स में एच है, जैसे इस टर्म में एच था, इस टर्म में हमारे पास एच है, इस टर्म में एच है, तो वहाँ से हम लोग एच को कॉमन लेने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखना ज़रा, यहाँ पे एच हमने यहाँ पे हर जगह पे लिख दिया, ठीक है, राइट। एंड अब हम लोग एंड कंडीशन का यूज़ करके यहाँ पे एच को हम रिप्रेजेंट करेंगे, देखो कैसे देखना है यहाँ पे। तो यूजिंग एंड कंडीशंस, जो प्रिंसिपल लेना पार्ट डेल जे का है, देखो फर्स्ट वाली टर्म उसमें एच कॉमन लिया तो ये डेल एफ बाई डेल वाई बचेगा, माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई वन बचेगा, फिर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर डेल एफ बाई डेल वाई टू बचेगा। देखो यहाँ पे लिखा है ना हमारे पास, अरे भाई ये लिखा है ना, देखो एच डेल एफ बाई डेल वाई टू बचा है, एच डी बाई डी एक्स और डेल एफ बाई डेल वन बचा है, और एच कॉमन लेके डेल एफ बाई डेल वाई बचा है। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है, ये लिखी है हमने लोग यहाँ पे। अब हमें पता है कि नेसेसरी कंडीशन किसी भी एक्सट्रीमम के एग्जिस्टेंस के लिए ये होती है कि डेल जे की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, मतलब जो हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल पार्ट है वो जीरो होना चाहिए। तो मतलब ये जो टर्म हमारे पास आ रही है एच के अंदर जो टर्म आ रही है, ये टर्म हमारे पास जीरो के इक्वल होनी चाहिए। आप बोलोगे ऐसा कैसे, एक थ्योरम याद करो हमने पढ़ी थी कि अगर ए से बी में एच एक्स एल्फा एक्स का इंटीग्रेशन जीरो है तो हमारे पास एच एक्स जीरो नहीं है, तो एल्फा एक्स को जीरो होना पड़ेगा हमारे पास यहाँ। दिस इंप्लाइज एल्फा एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो, राइट। अब अगर एल्फा एक्स जीरो हमारे पास है, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो एच के बाद वाली टर्म है ये जीरो के इक्वल होगी, तो मैंने इसको उठाया और जीरो के इक्वल कर दिया। बस यही हमारे पास nth ऑर्डर के लिए एक तरीके से आइलर इक्वेशन यहीं से ये हमारे पास बन गई है। अब ये जो है ना, ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है ऑफ 2n ऑर्डर। देखो इसका ऑर्डर हमारे पास 2n होगा, है ना। अच्छा ऑर्डर इसका n है, सॉरी ऑर्डर इसका n है, बट इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन अगर निकालना पड़े हमें तो हमें 2n आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू
निकालनी पड़ेगी। मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक से ज़्यादा हमारे पास होने वाले हैं, 2n होने वाले हैं एन ऑर्डर के लिए। अब एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझाने का ट्राई करूंगा मैं। जनरली हमारे पास सेकंड ऑर्डर तक एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखो मैंने क्वेश्चन लिया, फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल जे वाई इज इक्वल टू 0 से π/2 वाई डबल डैश का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हमें कंस्ट्रेंट दे रखे हैं हमारे पास कि 0 पे वैल्यू 1 है, वाई डैश 0 0 है, वाई π/2 0 है एंड वाई डैश π/2 -1 है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले हम इसकी आइलर इक्वेशन लिख के दिखाते हैं। देखो आइलर इक्वेशन ये होगी एफ वाई, मतलब फंक्शन को पहले वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, फिर डी बाई डी एक्स करना है एफ वाई डैश का, फिर डबल डिफरेंशिएट करना है वाई डबल डैश का। इतना सा काम करना है हमको। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो जो अंदर लिखा रहता है ये हमारे पास फंक्शनल रहता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ। अब हम इसको पहले वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे जिससे हम एफ वाई को फाइंड आउट कर सकें। जब मैं इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस का 2y आएगा और वाई डबल डैश और एक्स स्क्वायर वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो ये हो गया। देन हम लोग इसको वाई डैश के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और आगे डी बाई डी एक्स लगाएंगे, तो डी बाई डी एक्स लगाया, वाई डैश वाली इसमें कोई भी टर्म नहीं है, इसमें कोई भी वाई डैश वाली टर्म नहीं है तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर हम लोग वाई डबल डैश के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को, तो 2y डैश आएगा, वो यहाँ पे लिख दिया। अब आगे क्या करना है, देखो ये बीच वाली टर्म तो 0 हो गई है ना, सेंटर वाली टर्म 0 हो गई है, तो 2y हमारे पास जो टर्म है वो 2y में से देखो यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ से 2 कॉमन है, लेके राइट में 0 भेज दो, यहाँ पे -y बचेगा, एज इट इज़ लिख दिया। फिर वाई डबल डैश का हमें डबल डेरिवेटिव करना है, तो वाई डबल डैश का डेरिवेटिव हम ऐसे लिखते हैं, तो वाई डबल डैश को अगर 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे 4th डेरिवेटिव हो जाएगी और -y हो जाएगा। फिर हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, तो क्या करते हैं, देखो हम हमारे पास y4 की हम लिखते हैं m की पावर 4, ठीक है, एक सेकंड रुक तो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। y4 को लिखते हैं हम लोग m की पावर 4, y की पावर 4 की वैल्यू होगी m की पावर 4। इसके अलावा हमारे पास जो y होगा वो हमारे पास एज इट इज़ 1 के लिए स्टैंड कर जाएगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास जो निकल के आती है यहाँ से, दैट इज m की पावर 4 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये देखो यहाँ पे लिख भी रखी है मैंने। फिर हम यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो +-1 आएगी। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास कैसे निकालते हैं कि इनको e की पावर में भेज देते हैं, तो y इज इक्वल टू c1 ex c2 ex c3 cos x और c4 sin x। आप बोलोगे कैसे आया, देखो +-1 के लिए तो e वाली टर्म यूज होती है, और जब कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो भी कोफिशिएंट होता है आयोटा का वो कॉस के आगे आ जाता है, साइन के आगे आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास आयोटा का कोफिशिएंट 1 है, तो एक cos 1x होगा, sin 1x होगा, जिसको हम cos x एंड sin x एज इट इज़ लिख सकते हैं। ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। इसका कोई भी पर्टिकुलर इंटीग्रल इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड साइड में 0 था ना, y देखो y की पावर 4 माइनस वाई इक्वल टू 0 था। तो अगर ऐसा है हमारे पास तो इसके लास्ट में कोई भी पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका नहीं आता है। तो फिर हम इनिशियल कंडीशन लगाएंगे उसमें, y0 इक्वल टू 1 लिखेंगे, तो जहाँ x है वहाँ 0, जहाँ y है वहाँ पे 1। तो यहाँ पे मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन में x की प्लेस पे 0 पुट करा और जहाँ y था वहाँ पे 1 पुट करा, मतलब लेफ्ट में 1 और x की जगह पे 0। तो हमारे पास पहली डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब पहले हमारे पास कंडीशन बनेगी c1 + c2 + c3 इक्वल टू 1। फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट काम करेंगे, दैट इज π/2 पुट करेंगे, तो e की पावर π/2 एज इट इज़ रहेगा हमारे पास, ठीक है, c2 e की पावर माइनस π/2 एज इट इज़ रहेगा, प्लस c4 हमारे पास रहेगा। फिर y डैश मतलब डिफरेंशिएट करके 0 करेंगे, तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे पीछे वाले टर्म को और वहाँ पे 0 करेंगे तो हमें मिलेगी कंडीशन रखने पे c1 - c2 + c4, और π/2 y डैश करके π/2 रखेंगे तो हमें ये कंडीशन मिलेगी। अब देखो 4 इक्वेशन है, c1 c2 c3 c4 में 1 2 3 एंड 4, इन चारों को सॉल्व करके हमें 4 वैल्यूज़ मिलेंगी। वी विल गेट द 4 वैल्यूज़ ऑफ c1 c2 c3 एंड c4। जो 4 वैल्यूज़ मिलेंगे जब हम इसको रख देंगे, मतलब c1 की जगह 0, c2 की जगह 0, c4 की जगह 0, तो सिर्फ थर्ड वाली टर्म बचेगी जहाँ पे हम जब 1 रखेंगे आगे तो y इक्वल टू cos x आएगा। तो y इक्वल टू cos x हमारा क्या हो जाएगा, इस फंक्शनल का एक्सट्रीमम हो जाएगा। मतलब पर मेन काम क्या है ना कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो 4 कंडीशन बनी इनको सॉल्व करना डिफिकल्ट काम होता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊंगा कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो देखो जैसे फर्स्ट इक्वेशन में c1 c2 c3 है, सेकंड में c1 c2 c4 है, थर्ड में c1 c2 c4 है और फोर्थ में c1 c2 c3 है। तो अब c1 c2 c3 मतलब फर्स्ट और फोर्थ को पकड़ो, इसमें से c3 को एलिमिनेट करा दो ऐड करके, ठीक है। तो जब आप ऐसा करोगे उसके बाद आप क्या करो, नेक्स्ट आप क्या करो यहाँ पे, फिर आप सेकंड एंड फोर्थ को पकड़ो, मतलब सेकंड एंड थर्ड को पकड़ो और यहाँ से c4 को एलिमिनेट करा दो माइनस करके। तो पहली इक्वेशन में भी c1 c2 बचेगा फिर सॉल्व करने पर, और सेकंड फोर्थ थर्ड को सॉल्व करने पर भी c1 c2 बचेगा। फिर आप उन दोनों को सॉल्व करके c1 c2 निकालोगे जो आपको 0 और 0 मिल जाएंगे, c3 एंड c4 बची हुई इक्वेशन से सॉल्व हो जाएंगे रखने के बाद, एंड वहाँ से हमारे पास हमें अपना डिजायर्ड आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट काम करते हैं, अब हम एक्सट्रीमल फाइंड आउट करते हैं
किस फंक्शनल का, जे वाई एक्स इज इक्वल टू x1 से x2 y² प्लस 2y1 प्लस y डबल डैश का स्क्वायर। पहले आइलर इक्वेशन लिखेंगे, क्या होगा, पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस फिर y डैश के रिस्पेक्ट में फिर y डबल डैश के रिस्पेक्ट में आगे डी बाई डी एक्स, मतलब y डैश में जब करोगे तो एक बार डिफरेंशिएशन, y डबल डैश में करोगे तो दो बार डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। तो जब हम y को लिखेंगे तो मतलब पहले हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे, देखो इसमें y वैल्यू टाइम का 2y हो जाएगा, ये लिख दिया। फिर हम y डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे हमारे पास तो y डैश में करेंगे तो 4y डैश होगा, लिख दिया। फिर हम लोग y डबल डैश में करेंगे तो 2y डैश होगा, लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर लेंगे और फिर y डैश का डिफरेंशिएशन होगा y डबल डैश, y की पावर 2 का डिफरेंशिएशन 2 बार करेंगे तो y की पावर 4 हो जाएगा। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी m की पावर 4 माइनस 2m² प्लस 1। सॉल्व करने पे m की 4 वैल्यूज़ मिलेंगी क्योंकि 4 पावर क्या है, जो कि प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 1 मिलेगी। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे वैल्यूज रिपीट हो रही है, जैसे प्लस वन रिपीट हो रहा है 2 बार, माइनस वन रिपीट हो रहा है, तो हमें यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। दिखाता हूँ कैसे, देखो मतलब जैसे हम पहली वैल्यू लिखेंगे, जैसे x रिपीट हो रहा है 1 रिपीट हो रहा है तो लिखेंगे c1 प्लस c2x, मतलब x से मल्टीप्लाई करके कॉन्स्टेंट को लिखते हैं। क्यों लिखते हैं बताऊँगा मैं भी। और e की पावर में पहले लगा देंगे 1x, तो 1x डाल दिया तो e की पावर x, प्लस c3 प्लस c4x लिखेंगे x से मल्टीप्लाई करके कॉन्स्टेंट की, एंड देन e की पावर में लिखेंगे नेगेटिव ऑफ x, ये लिख दिया हमने। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट में 0 है, वरना हम पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालते हैं। अब नोट करने वाली सबसे ज़रूरी बात मेरे अकॉर्डिंग यही होती है किसी भी इक्वेशन की, जिसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम सॉल्यूशन लिखते हैं, सपोज मैंने c1y1x प्लस c2y2x लिखा, मतलब आप इसको ऐसे लिख दो, ये पूरा एक कांस्टेंट है c1, ये y1x है, फिर दूसरा कांस्टेंट c2 है, फिर देन y2x है। अगर ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता तो इसमें जो y1 और y2 होते हैं ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं और ये बेसिस फॉर्म करते हैं। देखो बेसिस का मतलब होता है एक ऐसा सेट जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन करे, ठीक है, मतलब ये सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन हमारे पास बन जाता है। बेसिस जो होता है हमारे पास वो पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन करता है, स्मॉलेस्ट सेट होता है वो। तो y1 y2 एक तरीके से बेसिस बनता है। बेसिस के लिए एल आई कंडीशन ज़रूरी होती है, तो y1 y2 एल आई होंगे, इनको फंडामेंटल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और अगर रॉनस्कियन से देखा जाए तो किसी भी सॉल्यूशन को एल आई तब बोला जाता है अगर हम रॉनस्कियन निकाले y1 y2 का और जो 0 के इक्वल ना आए। निकालने का तरीका क्या होता है रॉनस्कियन का, कि आप डिटर्मिनेंट निकालो, पहले y1 लिखो, नीचे उसका डिफरेंशिएशन, फिर y2 लिखो, फिर नीचे उसका डिफरेंशिएशन, और अगर रॉनस्कियन 0 आ जाता है तो सॉल्यूशन एल डी हो जाता है। अब मैंने आपको बोला था मैं बताऊंगा मैंने x से मल्टीप्लाई क्यों करा है, यहाँ पे ये करते ही हैं। देखो इसका रीज़न यहाँ से आपको मिलेगा, देखो क्योंकि हमारे पास रॉनस्कियन की वैल्यू नॉन जीरो होता है, सॉल्यूशन एल आई होता है, और हमें यहाँ पे सॉल्यूशन एल आई लिखने होते हैं। इसकी वजह से अगर हमारे पास m1 और m2 इक्वल नहीं है, मतलब हमारे पास यहाँ पे e की पावर में m1 और e की पावर माइनस m2 होता है, अगर यहाँ पे इसका कोफिशिएंट जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, ये इक्वल नहीं है, अगर ये इक्वल नहीं है तो उस केस में e की पावर m1x और e की पावर m2x हमेशा हमारे पास एक एल आई सोल्यूशन बनेंगे, इनका रॉनस्कियन नॉन जीरो होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास m की वैल्यू सेम हो गई तो उस केस में अगर e की पावर mx और e की पावर mx को हमें एल आई बनाना है तो हमें एक कोफिशिएंट में l से x से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर मैं फर्स्ट इसको y1 y2 मान के रॉनस्कियन निकालूंगा तो हमारे पास नॉन जीरो आएगा, तो एल आई बन जाएगा। सिमिलरली नीचे वाले का भी रॉनस्कियन निकालूंगा, इसको y1 इसको y2 मान के, तो वो भी नॉन जीरो आएगा। तो x से मल्टीप्लाई करने पे ना सॉल्यूशन एल आई बन जाता है, और हमें यहाँ पे एल आई सॉल्यूशंस को लिखना होता है, इस वजह से हमने यहाँ पे कांस्टेंट में x की मल्टीप्लाई करी है। और रिपीटेशन वाले रूट में सेम हम यही काम करते हैं। एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन तो गिवन नहीं है, इनिशियल कंडीशन क्या है, तो हम इतना सॉल्यूशन लिख के छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन मैंने कराए, अब मैं नेक्स्ट करते हैं कि अगर हमारा फंक्शनल एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करे। एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा है, मतलब नीचे हमारे ऊपर हमारे पास y भी हो सकता है z भी हो सकता है, तो 2 इक्वेशन बनेंगे साइमल्टेनियस। तो आइलर इक्वेशन होती है एफ वाई आई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वाई डैश आई इक्वल टू 0। यहाँ पे आई की वैल्यू या तो हमारे पास ये एक्स की फॉर्म में हो सकता है या हमारे पास ये जेड की फॉर्म में भी हो सकता है। देखो देखेंगे कैसे। अब हमारे पास जो फंक्शनल होगा जे वाई, वो हमारे पास वाई और जेड दोनों दो चीज़ों का फंक्शन होगा। तो हम लोग बोला है क्वेश्चन में एक्सट्रीमल फाइंड करो जे वाई जेड ऑफ एक्स का और 0 से पाई बाई 2 वाई डैश प्लस जेड डैश। देखो आपको फंक्शनल के अंदर वाई डैश वाली टर्म भी दिखेगी, जेड डैश वाली टर्म भी दिखेगी, इनिशियल कंडीशंस भी दिखेंगी, 4 कंडीशन दिखेंगी। देखो 2 ऑर्डर के तो मैंने बताया था कि 2n कंडीशंस होती हैं, तो देखो 4 कंडीशन मिली ना हमको। अब बोला है कि पहले फंक्शनल को लिख देंगे। देखो फंक्शनल हमारे पास ये होगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ फंक्शनल। आइलर इक्वेशन क्या होगी, तो एक बार वाई के टर्म में लिखेंगे फंक्शन को, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस डी बाई डी एक्स वाई डैश में, फिर जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स जेड डैश के रेस्पेक्ट में। तो पहले मैं इसको अप्लाई करता हूँ, तो पहले वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, देन वाई डैश के रेस्पेक्ट में।
तो जब इसको y के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2z आएगा, लिख दिया। फिर हम इसको y डैश में करेंगे तो 2y डैश आएगा, वो लिख दिया। फिर हम लोग 2z को एज इट इज़ लिखेंगे, y डैश का जब दो बार मतलब सिंगल बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y डबल डैश हो जाएगा, लिख दिया। 2 कॉमन लेके हटा दो तो ये बन जाएगी, इसको इक्वेशन 1 मार्क करा। z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे 2y हो जाएगा, आ गया। फिर z डैश के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2z डैश होगा, यहाँ से 2z डैश होगा, लिख दिया। 2 कॉमन लेके हटा दिया तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन इसको मार्क कर दिया। अब देखो हमें फर्स्ट इक्वेशन है y डबल डैश माइनस जेड इक्वल टू जीरो, सेकेंड है y z डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू जीरो। तो एक काम कर लो ना यहाँ से आप, देखो क्या काम करो। पहले तो मैंने y डबल डैश को मैंने डी स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। जैसे यहाँ z डबल डैश है तो डबल डैश को हम डी स्क्वायर लिखते हैं, एंड देन z को एज इट इज़, देन माइनस वाई। अब एक काम करो, दोनों को सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे y डबल डैश, यहाँ पे y की सिंगल पावर है। तो आप एक काम कर लो ना, आप इसको इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट कर लो, तो यहाँ पे y डबल डैश हो जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे पुट कर पाऊंगा। तो जैसे मैंने y डबल डैश निकाला तो ये d4, मतलब दोनों तरफ डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो d की पावर 4 हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ पे y कॉमन लेंगे तो हमारे पास d की पावर 4 माइनस वाई इक्वल टू जीरो आएगा। इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इस टाइप की इक्वेशन बनेगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये d4y माइनस डी स्क्वायर जेड इक्वल टू जीरो हमारे पास आने वाला है। मतलब ये हमारे पास बनेगी ना इक्वेशन, मतलब मैंने लेफ्ट वाली को मैंने डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा और इन दोनों को ऐड कर दिया, जिससे कि हमारे पास y से z वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगी d4y और माइनस का y। आप कैसे भी कर सकते हो, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करके सॉल्व करना है। अब देखो होगा क्या यहाँ पे हमारे पास, जैसे ही मैंने सॉल्व करा है यहाँ पे हमारे पास हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग फॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बनेगी वो ये तो बनेगी ना m की पावर 4 माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो m की पावर 4 माइनस वन इक्वल टू जीरो का सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ पे 4 वैल्यूज आती है, प्लस माइनस वन एंड प्लस माइनस आयोटा। तो y इज इक्वल टू सी वन ई एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स, और आयोटा वाली टर्म के लिए कॉस एक्स एंड साइन एक्स आ जाएगा। ये तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। z कैसे निकालना है, तो देखो z की जो हमारे पास वैल्यू होती है, z की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में रख के निकाल सकते हैं। तो z की वैल्यू होगी डी स्क्वायर वाई के इक्वल, z की वैल्यू होगी डी स्क्वायर वाई के इक्वल, क्योंकि y की वैल्यू तो डी स्क्वायर z है। ठीक है, तो z की वैल्यू होगी डी स्क्वायर वाई, है ना। यहाँ से हम निकाल सकते हो कैसे, डी स्क्वायर वाई हमारे पास है ना। तो डबल डिफरेंशिएशन वाली आप कोई भी इक्वेशन ले लो जहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन मिल रहा है, देखो यहाँ पे मिल रहा है हमारे पास, यहाँ से भी आ जाएगी। तो देखो जब हम इसको रखेंगे तो z की वैल्यू आएगी सी वन ई एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स। मतलब इस y को 2 बार डिफरेंशिएशन करना है आपने, तो 2 बार करोगे तो एज इट इज, इसको 2 बार करोगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा, कॉस एक्स का करोगे तो माइनस साइन एक्स, देन माइनस साइन एक्स का करोगे तो कॉस एक्स आ जाएगा, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये आ जाएगा। एंड कंडीशन को अप्लाई करो, इन 4 कंडीशन को अप्लाई करना है। तो 4 कंडीशन को अप्लाई करने पे 4 इक्वेशन बनेंगी हमारे पास। पहली इक्वेशन C1 C2 C3 में सॉल्व करके C1 C2 में रहने देना। सेकंड इक्वेशन C1 C2 C4 में C1 C2 इन दोनों को सॉल्व करके C1 C2 रहने देना। फिर यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, यहाँ से एक इक्वेशन C1 C2 में सॉल्व करके C1 C2 की वैल्यू, तो जो वैल्यू ये आएगी निकल के, मतलब आएगी माइनस वन अपॉन ई रेस टू द पावर पाई बाय टू एंड ई रेस टू द पावर माइनस पाई बाय टू। देखो दिख रही होंगी आपको, ये इक्वेशन बनेगी। फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ई की पावर पाई बाय टू और ई की पावर माइनस पाई बाय टू। बता देता हूँ, देखो मैं आपको, सुनना बात, यहाँ पे बात समझने का ट्राई करना भाई। देखो देखो ई की पावर एक्स, ठीक है, एंड माइनस अगर ई की पावर माइनस एक्स होता है डिवाइडेड बाय 2 होता है, तो अगर बीच में नेगेटिव होता है ना तो हमारे पास ये साइन हाइपरबोलिक का फॉर्म होता है। और बीच में अगर प्लस आ जाएगा तो फिर ये इस केस में ये कॉस हाइपरबोलिक की फॉर्म हो जाती है। तो आपको यहाँ पे ये समझने की बात है कि हमारे पास साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक कैसे निकाला जाता है। तो जैसे हमने ये लिख दिया, इसके बाद अगर हम हाइपरबोलिक फंक्शन की बात करेंगे तो देखो हमारे पास साइन हाइपरबोलिक में भी हम इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है -1/2 साइन हाइपरबोलिक एक्स। फिर हम लोग, हमारे पास जब वैल्यू आ जाएगी C2 और C1 की, तो हम इसको यूज़ करके C3 C4 निकालेंगे तो वो 0 आ जाएंगे। फिर फाइनल सॉल्यूशन क्या बनेगा, तो ये चारों वैल्यू को उठा के C1 C2 C3 C4 को उठा के y में डाल दो एंड देन z में डाल दो। तो y की वैल्यू आएगी साइन हाइपरबोलिक x अपॉन साइन हाइपरबोलिक पाई बाय 2, और नीचे वैल्यू आएगी z की वैल्यू साइन हाइपरबोलिक x अपॉन साइन हाइपरबोलिक पाई बाय 2। तो कहने की बात इतनी सी है, बस आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का ध्यान रहनी चाहिए। देन उसके बाद हमें पास तो नॉर्मल कैलकुलेशन ही होती है। और यहाँ पे समझना है कि जैसे हम कंफ्यूज हो जाता है कि y डबल डैश दे रखा है और यहाँ पे z डबल डैश दे रखा है, तो किसी भी इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, जिससे कि एक वेरिएबल y डबल डैश या z डबल डैश की वैल्यू आ जाए और आप फिर इसको इजीली सॉल्व कर पाओ। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, बताता हूँ कैसे। देखो सपोज हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल। मान लो हमारे पास एक फंक्शनल है जे वाई एक्स इज इक्वल टू वाई डैश का स्क्वायर जेड डैश का स्क्वायर माइनस वाई जेड डैश। इसको मैं सॉल्व करना है, तो क्या करो, देखो सिंपल सा, पहले y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कोई y वाली टर्म है नहीं, तो 0 हो जाएगा। फिर y डैश में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा z डैश और यहाँ से आ जाएगा 2y डैश, लिख दिया। हम यहाँ पे फिर 2 कॉमन, एक तरीके से आप यहाँ पे 2 बाहर ले लो, या फिर ऐसे ध्यान रखो
कि हमने इसको डिफरेंशिएट करा, जीरो आ गया, मतलब इस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू कांस्टेंट है, तो 2y डैश प्लस जेड डैश इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फिर हमने सेम जेड डैश में, जेड में वैसे ही करा, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जेड वाली कोई टर्म नहीं है। जेड डैश में करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगी 2z डैश प्लस वाई डैश आ जाएगी इक्वल टू जीरो। फिर हम यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू डिफरेंशिएट करने पे जीरो आ रहा है, तो अंदर वाली टर्म कांस्टेंट हो गई C2। अब देखो यहाँ समझना क्या है, यहाँ पे 2y डैश है और z डैश है, यहाँ पे 2z डैश है और y डैश है। तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोफिशिएंट 2z डैश हो जाएगा, जिसको हम सेकंड वाली इक्वेशन से माइनस करके y डैश की फॉर्म में एक इक्वेशन फॉर्म कर पाएंगे, जो ये रही। यहाँ से मिलेगा 3y डैश इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड y डैश इक्वल टू इसकी वैल्यू आ गई। अब y डैश से y निकालने का तरीका क्या होता है, आप इसको इंटीग्रेट कर दो। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो y डैश को लिखेंगे dy बाई डी एक्स, और इधर आ जाएगा dx, और dx के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे बस एक x वाली टर्म ऐड हो जाएगी जो ये लिखी है, एंड प्लस एक नया कॉन्स्टेंट C3। सिमिलरली y डैश की वैल्यू को उठा के मैं अगर ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दूँ तो मुझे z डैश की वैल्यू मिल जाएगी, जो ये रही। कोई इनिशियल कंडीशंस है नहीं, तो हमें आगे सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये सपोज हमें एक्सट्रीमल निकालना है इस फंक्शनल का, जहाँ पे 2yz 2y स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर z स्क्वायर। पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2z आएगा, यहाँ पे 4y आएगा, लिख दिया। फिर हम लोग इसमें y डैश में करेंगे तो यहाँ पे 2y डैश आएगा, लिख दिया। फिर z में करेंगे तो हमारे पास यह 2y आ जाएगा हमारे पास, और z के रिस्पेक्ट में, फिर z डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का 2z डैश आएगा। सॉल्व करने पे ये दो इक्वेशन बनेंगी, y डबल डैश प्लस 2y यानी y की पावर 4 प्लस 2y। अब देखो ना, y डबल डैश है, यहाँ पे y की पावर 4 है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y का डबल डैश है, z है, z का डबल डैश है। तो क्यों ना फर्स्ट इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो। जब 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो y की पावर 4 हो जाएगा, y की पावर यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा, z की पावर z डबल डैश हो जाएगा। और जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दोनों को ऐड करने पे, या माइनस कर लो, माइनस करने से दोनों कट जाएंगे, तो कटेंगे तो y की पावर 4 आ जाएगा, माइनस करने पे y डबल डैश, और y डबल डैश वाली टर्म हमारे पास आएगी तो 2y डबल डैश आएगा, एंड देन हमारे पास 2y हमारे पास वाली टर्म रहेगी तो y बचेगा यहाँ पे हमारे पास सेम। ठीक है, तो हम लोग आगे क्या करेंगे, इसको हम लोग फर्दर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी m की पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। m की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा एंड प्लस माइनस आयोटा। देखो 2 बार प्लस माइनस, रूट रिपीट हो रहे हैं, आयोटा 2 बार रिपीट हो रहा है, एंड माइनस आयोटा 2 बार रिपीट हो रहा है। तो जब रिपीट होता है तो अंदर कॉन्स्टेंट लिखते हैं C1 प्लस C2, है ना, ऐसे अरे लिखते हैं हम लोग। तो मैंने लिख दिया C1 cos x प्लस C2 sin x। समझ में आई बात? अरे भाई आयोटा है तो कॉस साइन आएगा, तो C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस x टाइम्स, देखो x से मल्टीप्लाई कर, अंदर लिख दिया C3 cos x प्लस C4 sin x। तो x से मल्टीप्लाई करने पे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो सॉल्यूशन इस प्रकार का दिखता है। फर्दर मैं यहाँ पे इसको और भी सॉल्व कर सकता हूँ, मतलब y की वैल्यू आ गई तो हम लोग किसी भी इक्वेशन में डाल के, जहाँ पे थोड़ी सिंपल हो वहाँ पे z निकाल सकते हैं। यहाँ पे डाल देंगे तो यहाँ से z डबल डैश आ जाएगा, वहाँ से डबल 2 बार इंटीग्रेट करके z आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे कैसे करना है। अब एक लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारा फंक्शनल एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड, तो अगर नीचे हमारे पास एक से ज़्यादा है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको बताता हूँ। मतलब हमारे पास जैसे dy ओवर dx है एंड देन dy ओवर dz हो जाए, तो यहाँ पे x और z हो गया, तो हम लोग इसमें 2 बार डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। 2 बार डिफरेंशिएशन लाएंगे एंड देन हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। देखो कैसे, यहाँ पे समझना। देखो ये हमारे पास बना है, तो अगर हम यहाँ पे करें तो देखो फंक्शनल कैसे डिफाइन करा जाता है, JXY, मतलब फंक्शनल 2 वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम x होगा, y वाली टर्म होगी, z वाली टर्म होगी, साथ में जो होगा हमारे पास फंक्शनल यहाँ पे, जो अंदर जिस मतलब जो पहला हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और जो दूसरा वाला होगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, देन आगे आएगा dx dy, क्योंकि यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास बाउंड्री की बात भी होती है, देखना जरा समझना इसको। z हमारे पास ZXY का फंक्शन है, ये एक इंडिपेंडेंट है और बाउंड्री गामा पे डिपेंड करता है। और गामा बाउंड्री पे कंडीशन क्या होती है कि वहाँ पे ये जो इंक्रीमेंट होता है इसकी वैल्यू 0 हो जाती है गामा बाउंड्री पे, मतलब यहाँ पे हमारे पास बाउंड्री की बात होती है। ठीक है, और इंक्रीमेंट निकालने का तरीका हमारे पास यही होता है। और यहाँ से आइलर इक्वेशन जो सॉल्व करके आती है वो ऐसे आती है, फंक्शन को पहले z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मतलब FZ लिखना है हमारे पास z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके, तो करके लिखना भी है, ज़रूरत भी नहीं है देखो, क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी हमारे पास z का ही होता है, मतलब यहाँ से हमारे पास ये आता है, तो z के रेस्पेक्ट में कर दो। फिर जो भी FZ लिखा था एक बार इसको x के रेस्पेक्ट में, एक बार उसको y के रेस्पेक्ट में, और जिसके रेस्पेक्ट में हमने पार्शियली डिफरेंशिएट करा है आगे उसके आगे डेल बाय डेल एक्स और डेल बाय डेल वाई लगाना है इक्वल टू 0। कई बार हमारे पास यहाँ पे ZXX भी लिखना पड़ता है होल स्क्वायर में, और YY भी, तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन कराऊंगा मैं यहाँ पे, जहाँ पे यहाँ पे अंदर फंक्शनल ZXX और ZYY भी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसकी स्टार्टिंग एक क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस, एक ऐसा सरफेस निकालना है सबसे जिसका सबसे लीस्ट एरिया हो और वो एक गिवन कंटूर के द्वारा स्पैन करा गया हो।
तो हमारे पास एक ऐसा हमारे पास सबसे कम एरिया निकालना है। तो देखो सबसे कम एरिया का जो कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है वो हमारे पास आता है एक तरीके से डिफरेंशियल ज्योमेट्री से। तो क्या कंडीशन होती है लीस्ट एरिया के लिए, पहले मैं वो दिखा देता हूँ आपको। लीस्ट एरिया के लिए कंडीशन हमारे पास ये होती है, यहाँ पे लीस्ट एरिया के लिए कंडीशन होती है कि अगर हम ये शो कर पाएँ, अगर हम यहाँ पे ये शो कर पाएँ कि हमारे पास ये इक्वेशन बने 1+q² -2pq y+1² 1+p², ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री में पढ़ते हैं हम लोग। तो हमारे पास ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती है लीस्ट सरफेस एरिया के लिए। तो हमें इस इक्वेशन तक पहुंचना है जहाँ पे क्यू पी और आर की वैल्यू यहाँ से लिखी होगी, पी जेड एक्स का फंक्शन, क्यू वाई वाले का आर जेड एक्स एक्स, और ये ऐसे करके। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, थोड़ा सा आपको क्लियर होंगी बातें। तो अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग सरफेस एरिया को हमें लीस्ट दिखाना है। तो सरफेस एरिया का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो सरफेस एरिया का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, मतलब जो हमारे पास इक्वेशन होती है फंक्शनल की, वो होती है 1+zx का होल स्क्वायर, ये लिखा है हमने, और +zy का होल स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर। आप कहोगे ये कैसे आई इक्वेशन, तो मैं उसको बताना चाहूँगा। तो देखो हमें पता है कि अगर हमारे पास लेंथ ऑफ कर्व निकालते हैं हम लोग किसी भी एक प्लेन के अंदर, तो वो 1+y' का होल स्क्वायर होता है। इसको हमने पहले भी यूज़ करा है। बट अगर हमारे पास एक सरफेस आ जाए और सरफेस में हम लोग कर्व की इक्वेशन निकालना चाहें, तो फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे y' था, तो y यहाँ पे एक वेरिएबल था, तो अब हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल है, मतलब दो के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे zx और zy टर्म का यूज़ करेंगे। देखो y हमारे पास इज ओनली अ फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे हमारे पास जो y था ना, y तो x का फंक्शन था, बट जो हमारे पास z आया, z इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ। तो जब y x का फंक्शन था तो मैंने y' निकाला था। अब z x और y का फंक्शन है, तो मैं z को एक बार x के रिस्पेक्ट में करूँगा, z को एक बार y के रिस्पेक्ट में करूँगा, और ये इक्वेशन लिख के दिखाऊंगा यहाँ पे मैं, ठीक है आपको। तो आई होप आपको थोड़ी बातें समझ में आई होंगी कि हमने यहाँ पे zx और zy क्यों लिया, क्योंकि z हमारे पास दोनों चीज़ों का फंक्शन हमारे पास यहाँ पे है, इस वजह से मैंने यहाँ पे दो टर्म्स लिए। अब हमारे पास जो बात आती है वो ये आती है कि लोकस क्या होता है, थोड़ी सी दो तीन जानकारी देना चाहूँगा। लोकस मतलब उन सारे पॉइंट का कलेक्शन, मतलब एक पॉइंट है, वो एक फिक्स कंडीशन को सॉल्व करके अगर जो भी पाथ ट्रेस करेगा तो वो हमारे पास वो लोकस कहलाता है। लोकस इज द एक तरीके से पाथ विच इज ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट, ठीक है। अब लोकस जो हमारे पास होता है एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल में अगर सेंटर फिक्स है, तो सेंटर से x, y एक ऐसा पॉइंट लिया जो r डिस्टेंस दूर है, तो r को फिक्स करके मैं घुमाऊंगा तो पूरा सर्कल की इक्वेशन बन के आ जाएगी। तो हमें लेंथ ऑफ कर्व का मतलब बेसिकली इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, कि लेंथ ऑफ कर्व ऐसे निकालते हैं, और इसी का यूज़ करते हुए हमें ये फंक्शन लेके इसको मिनिमाइज करना है, राइट। अब आगे देखना, जब मैं फंक्शन लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, फंक्शन एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है, जेड एक्स पे जेड वाई पे। तो पहला काम क्या होता है कि फंक्शन को जेड के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। तो 1+y' वाला जो हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे थी, देखो इसमें हमारे पास कहीं भी y वाली टर्म, मतलब z वाली टर्म नहीं है, सिंपल zx और zy है, तो z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो f की वैल्यू हो गई 0। फिर z को x के रेस्पेक्ट में करूँगा तो √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x, एंड देन अंदर वाली टर्म का करूँगा तो 2zx आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर आएगा zx/√this। y के रेस्पेक्ट में करूँगा तो क्योंकि ये होमोजीनियस टाइप की चीज़ है, तो ऊपर भी zx की जगह zy आ जाएगा, नीचे वाली टर्म एज इट इज सेम रहेगी। यहाँ पे del/del x del/del y। फिर हमें क्या करना है, देखो del/del x का मतलब क्या है कि इस पूरी टर्म को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट टास्क लग सकता है स्टार्टिंग में, पर इतना डिफिकल्ट है नहीं, मैं बहुत इजीली बताना चाहूँगा। देखो सबसे पहले लगाएंगे हम लोग यहाँ पे क्वोशिएंट रूल। तो पहले नीचे वाला फंक्शन लिखेंगे, उसका होल स्क्वायर कर देते हैं, फिर नीचे वाला फंक्शन यहाँ लिखते हैं ऊपर, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं ऊपर वाले को, तो zx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा zx, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। फिर हम नेगेटिव लगाएंगे, फिर हम zx को लिखेंगे एज इट इज, और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 एंड देन अंदर वाले का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो zx का हो जाएगा zxx, ठीक है। फिर zy का भी हमें करना पड़ेगा, इसका zy का, तो zy का हो जाएगा, पहले 2zy होगा, फिर zy का करेंगे तो zyx हो जाएगा, क्योंकि चेन रूल लगाना है ना। फिर अभी माइनस करना है, देखो यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, ध्यान रखना। फिर मैं इसका करूँगा y के रिस्पेक्ट में, तो कैसे करूँगा, zy पहले तो निकालना है, तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, देखो लिखा है मैंने, चेक करना ध्यान से, नीचे वाले का होल स्क्वायर। फिर नीचे वाला फंक्शन लिखेंगे एज इट इज, ऊपर वाले का करेंगे तो zy का y के रिस्पेक्ट में zy, फिर माइनस, फिर zy लिखेंगे, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे नीचे वाले को तो 1/2√x, देन अंदर वाले का करेंगे तो क्या होगा y के रिस्पेक्ट में, तो 2zx आ जाएगा, फिर zx का zxy मतलब, फिर हमारे पास 2zy आएगा, फिर zy का अगेन करेंगे तो zy आ जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो नीचे का वाला बेस, नीचे वाली टर्म देखो दोनों की सेम ही है। अगर नीचे वाली टर्म दोनों की सेम है, इसका मतलब क्या है कि न्यूमरेटर वाली टर्म्स नॉर्मली ऐड हो जाएंगी। न्यूमरेटर वाली टर्म्स अगर नॉर्मली यहाँ पे ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास क्या मिलेगा, उसको चेक कराता हूँ मैं आपको। देखो 1+zx का स्क्वायर
वन प्लस जेड वाई का स्क्वायर, ये जेड एक्स एक्स है, ये जेड एक्स वाई वाई है। साथ ही साथ हमारे पास ये वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, जब आप सॉल्व करोगे तो अंदर ये वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे जेड वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं। देखो ध्यान रखना, जेड एक्स को बोलता है पी, पी होता है जेड एक्स, क्यू होता है जेड वाई, आर होता है जेड एक्स एक्स, एस होता है जेड एक्स वाई और टी होता है जेड वाई वाई। देखो आर एस टी तो लाइन से ही है, तो एक्स 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 वाई और वाई वाई, और पी और क्यू तो जेड एक्स जेड वाई है। तो जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा इसको, तो वन प्लस क्यू स्क्वायर टू पी क्यू वन प्लस पी स्क्वायर टी। तो अगर हमारे पास वन प्लस पी, देखो पी के साथ टी आ जाए और क्यू के साथ आर आ जाए, पी के साथ टी और क्यू के साथ आर, साथ में पी क्यू और एस तीनों एक साथ आ जाए, तो उस केस में हमारे पास ये एक डिफरेंशियल ज्योमेट्री का केस बनता है, जो कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है फॉर अ सरफेस टू बी मिनिमल सरफेस। सरफेस को मिनिमल बनना है तो उसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ आपको। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि प्रूफ करना है कि एक्सट्रीमल जो होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये बाउंड्री पे लाई करेगा गामा लाप्लास और ड्रिचलेट प्रॉब्लम का। देखो लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, मैं पहले वो बताना चाहूँगा आपको। लाप्लास इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। हमें यहाँ तक पहुँचना है, कुछ मत करो, पहले ये हमारे पास लिखा है ये डेल जेड बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर डेल जेड बाय डेल वाई का होल स्क्वायर। पहले तो हम लोग आइलर इक्वेशन लिखेंगे। आइलर इक्वेशन होती है एफ जेड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ जेड एक्स माइनस डी बाई डी वाई ऑफ डेल बाय डेल वाई ऑफ एफ जेड वाई। तो पहले आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो टू जेड एक्स आएगा, देन जेड एक्स एक्स आ जाएगा, तो टू जेड एक्स हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये अभी अंदर वाली टर्म। फिर एफ जेड वाई करेंगे तो टू जेड वाई आ जाएगा हमारे पास। जब हम इसको फर्दर पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे जेड एक्स को, तो जेड एक्स एक्स आ जाता है, तो इसको हम डबल डिफरेंशिएशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जेड वाई को दो बार करेंगे तो जेड वाई वाई आ जाएगा, इसको हम डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर जेड भी लिख सकते हैं। तो ये तो हमारे पास अपने पास लाप्लास इक्वेशन होती है। इसको हम लोग अगर हम चाहें तो हम लोग इसको डेल ऑपरेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, है ना। डेल स्क्वायर जेड अपॉन इज इक्वल टू जीरो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे जो डेल का मतलब होता है दैट इज़ डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई, और स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे होल स्क्वायर, देन यहाँ पे स्क्वायर, अंदर अगर यहाँ पे वाई लगा देंगे तो इन दोनों टर्म्स में वाई आ जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे पास ये डेल ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है, नहीं मैंने तो मत करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक लाप्लास इक्वेशन है जहाँ पे जेड हमारे पास कोई भी प्रिस्क्राइब्ड बाउंड्री गामा के ऊपर है जो डोमेन में लाई करता है, इसलिए ये ड्रिचलेट प्रॉब्लम है। एक तरीके से ड्रिचलेट प्रॉब्लम हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें हमारे पास जो बाउंड्री गामा होती है डोमेन की, डोमेन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, और लाप्लास इक्वेशन भी यहाँ पे बता सकते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास एक्सट्रीमल बन जाएगा। एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ। अब हमें हमारे पास दे रखा है एक फंक्शनल, बोला इसका एक्सट्रीमल निकालो जो कि बाउंड्री पर लाई करना चाहिए, विच लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ द डोमेन इज अ सॉल्यूशन ऑफ पॉइजन इक्वेशन। अब देखो पॉइजन इक्वेशन क्या होती है, पॉइजन इक्वेशन भी एक तरीके से हमारे पास हमें उसकी तरह दिखती है जो हमने अभी जस्ट डिराइव करा था हमने यहाँ पे लाप्लास इक्वेशन, उसी तरह से हमारे पास दिखती है। ठीक है, कहाँ पॉइजन इक्वेशन, देखो ये है पॉइजन इक्वेशन। ठीक है, अब तो कैसे करना है, सबसे पहले हमारे पास जो ये गिवन था ये फंक्शनल था, लिख दिया। इसको जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो जेड के रेस्पेक्ट में अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो जेड वाली टर्म ही नहीं है इसमें। ठीक है भाई, जेड के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो नहीं है यहाँ पे, है ना, सॉरी ये टर्म जेड वाली है, तो टू एफ वाई बचेगा, लिख दिया हमने। फिर जेड को एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो इसको एक्स के रेस्पेक्ट में अगर आप करोगे तो टू जेड एक्स आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, टू जेड एक्स आ जाएगा। वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो टू जेड वाई आ जाएगा, लिख दिया। टू कॉमन लेके हटा दिया, तो जेड एक्स एक्स जेड वाई वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल स्क्वायर जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, जहाँ पे जेड और कुछ नहीं, फंक्शन ऑफ एक्स और वाई है। तो इट इज पॉइजन इक्वेशन और z इज प्रिस्क्राइब्ड ऑन द बाउंड्री गामा ऑफ डोमेन एज कंडीशन, देयरफॉर इट इज डिरिचलेट प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऑफ द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन। ठीक है, दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड ऑस्ट्रॉक्सी इक्वेशन, हम इसको बोलते हैं ऑस्ट्रॉक्सी। वैसे स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ऑस्ट्रॉक्सी होता है वो, है ना, ऑस्ट्रॉक्सी होता है। अब यहाँ पे देखो कौन सी इक्वेशन को ऑस्ट्रॉक्सी बोलते हैं, जो हमने यहाँ पे ये लिखी है ना, ये डिरिचलेट प्रॉब्लम की हमारे पास कंडीशन होती है। अब यहाँ पे समझना, लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो प्रूफ करना है कि इस फंक्शन का जो एक्सट्रीमम होगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर एंड टू टाइम्स डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये हमारे पास जेड हमारे पास एच एक्स वाई पे डिपेंड करता है, इज प्रिस्क्राइब्ड ऑन द बाउंड्री ऑफ द डोमेन, और ये बाई हार्मोनिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। देखो बाई हार्मोनिक इक्वेशन कुछ इस टाइप की हमारे पास दिखती है। कैसी दिखेगी बाई हार्मोनिक इक्वेशन, देखो ये दिखती है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स फोर, डेल फोर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर एंड डेल फोर जेड अपॉन डेल वाई फोर। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम होगा इस फंक्शन को थोड़ा तमीज़ से लिखने का। तमीज़ कैसे लिखेंगे, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखना है, छोटा लिखना है। तो देखो डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर को लिखते हैं जेड एक्स और एक्स, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर को लिखते हैं जेड वाई एंड देन वाई,
और डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स वाई को लिखते हैं जेड हमारे पास जेड एक्स एंड देन वाई, ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो इस फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो हमारा डिफरेंस ये कुछ इस टाइप की दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। ये क्या है, लेट मी जस्ट इरेज इट। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे देखना ज़रा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज आवर फंक्शनल। अब हम यहाँ पे जेड एच एक्स वाई को लिखते हैं तो हमारे पास बाउंड्री गामा पे डिफाइन होगा। कैसे होगा डिफाइन वो देखो, इस फंक्शनल के अंदर जो इंटीग्रैंड हमारे पास है वो एक सारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो आइलर इक्वेशन इस टाइप की होती है। क्योंकि यहाँ पे जेड एक्स एक्स और जेड वाई वाई भी है तो हमारे पास ये टर्म्स एक्स्ट्रा आएंगी जो मैं बताना चाह रहा था स्टार्टिंग में, पर वहाँ पे लिखा नहीं था। तो हम इसको क्या करना पड़ता है कि जेड एक्स एक्स में भी 2 बार डिफ्रेंसिएशन, जेड वाई वाई में 2 बार डिफ्रेंसिएशन एंड जेड एक्स वाई में भी 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है। देखो इस फंक्शन में कहीं भी एक्स वाई और जेड नहीं है तो फर्स्ट जेड एफ जेड एक्स और एफ जेड वाई जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कुछ है ही नहीं। फिर जब एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 जेड एक्स एक्स हो जाएगा। एक्स वाई के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास 2 जेड वाई हो जाएगा। एंड जब हम इसको करेंगे जेड एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है तो 2 जेड वाई हो जाएगा। ध्यान रखना है क्वेश्चन में 2 नहीं है ना, इस जगह पर क्वेश्चन में 2 नहीं है, सॉरी। ठीक है, अब ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम 2 लेके जब हटाएंगे यहाँ से तो ये हमारे पास 2 लेके हट जाएगा तो ये हमारे पास बाय हार्मोनिक इक्वेशन आपको दिखेगी इजीली। तो ये टर्म जो एक्स्ट्रा आई इसके लिए इस क्वेश्चन को बताया गया कि ये कब आनी है, जब हमारे पास फंक्शन जेड एक्स जेड पे और सिर्फ एक्स का और वाई का फंक्शन ना हो। तो जब हमारा फंक्शन एक्स एक्स पे वाई वाई पे जेड जेड पे डिपेंड करेगा तो ये 3 टर्म्स को भी आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। यही इसका मेन उद्देश्य है इस क्वेश्चन का। एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे देन इसको ओवर करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें लिखा है कि फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल जे यू जेड इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल। तो यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 यू एक्स यू वाई यू जेड आ गए। हमारे लिए आसान है, पता है क्यों? क्योंकि पहले हमें यू एक्स स्क्वायर निकालना है, यू वाई स्क्वायर यू जेड स्क्वायर, ये तो हमें लिखना ही है जो फंक्शनल हमारे पास दे रखा है। तो इसकी जो आइलर इक्वेशन होती है वो ये होती है, एफ यू निकालेंगे हम लोग क्योंकि यू एक्स वाई तीनों पे डिपेंड कर रहा है। देन यू एक्स निकालेंगे, यू वाई निकालेंगे, यू जेड निकालेंगे इक्वल टू 0। तो जब आप इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 2 ux आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे भी हमारे पास टर्म बनेगी वाई के रिस्पेक्ट में तो 2 uy एंड 2 u z, ये हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है भाई, यू एफ यू तो एज इट इज लिख दिया, यू के रिस्पेक्ट में 2 ux, वाई के रिस्पेक्ट में 2 uy, जेड के रिस्पेक्ट में 2 uz। ऊपर से 2 लेके हटाओगे तो हमारे पास यू एक्स एक्स यू वाई वाई यू जेड जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड बचेगा। इसको डेल ऑपरेटर के साथ दिखाएंगे तो डेल स्क्वायर वाई है ना, क्योंकि एक्स पे भी वाई पे भी जेड पे भी, तो डेल स्क्वायर यू लिख देंगे इसको, आगे एक्स वाई जेड। इट इज़ पॉइजन इक्वेशन इन 3D, तो 3D में पॉइजन इक्वेशन है। तो क्वेश्चन डरावना दिख सकता है ट्रिपल इंटीग्रल में, पर करना कुछ नहीं है। आइलर इक्वेशन में एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी हमारे पास डेल माइनस करके डेल स्क्वायर यू ओवर डेल जेड स्क्वायर। बस इतनी चीज़ें हमें समझनी है और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो जितने हमने टॉपिक लिखे थे सब हमारे पास कवर हो चुके हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है दैट विल बी आर, मतलब हमने सारी इक्वेशन कवर कर ली। अब हमारे पास होगा कर्वीलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कर्वीलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये हमारे पास नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है इसमें। तो कर्वीलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या होता है, कैसे करेंगे, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको समझ में आई होगी। मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।